आज हम लोग जो मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्लास 11 का मैथ में हम लोग 14.4 और 14.5 के लिए जो आवश्यक जो कंसेप्ट होगा और उसके जो एनसीईआरटी में एग्जांपल हैं उसको हम लोग देखेंगे। आई होप कि 14 जो पिछला लेक्चर में हम लोग 14.1, 14.2 और 14.3 को हम लोगों ने देखा और उसके जो एक्सरसाइज है आई होप कि बना लिया होगा, इजी ही चैप्टर था। तो आज जो है हम लोग इम्प्लीकेशन में देखेंगे। जैसे कि है तुमको जैसे कोई स्टेटमेंट है जो कि इफ देन से जुड़ा हुआ रहे, इफ पेन इंप्लाई करना है तो इफ पी देन क्यू, अगर दो स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ है तो इफ पी देन क्यू। जैसे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एग्जांपल के रूप में, तो एक नंबर अगर 9 से डिविजिबल है जैसे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ, देन इफ ए नंबर, जैसे कि इफ ए नंबर is divisible by 9, is divisible by 9, then it is divisible by 3, it is divisible by 3। तो ये तुमको कंडीशन है कि अगर वह उसमें अगर किसी नंबर में 9 से डिवाइड हो जाता तो इसका मतलब है कि उसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा। इफ पी देन क्यू, मतलब कि अगर 9 से वह डिविजिबल है तो वह 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट को हम लोग इफ देन से या इंप्लाइज कहते हैं। अगर P मतलब ये स्टेटमेंट हुआ P हुआ 9, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि वह 3 से डिविजिबल होगा। ये तुम्हारा क्या, इट इज इंप्लाइज, ये P इंप्लाइज Q। इसको 5 तरीका से इसको ऐसे मैथमेटिकल में जो लिखने का इसको जो है 5 वेज टू राइट दिस, 5 वेज टू राइट द स्टेटमेंट इफ P देन Q। P जैसे यहां होगा इफ, उसी टाइप से जब रहेगा इफ P देन Q, तो इसको हम लोग लिखते हैं इफ P देन Q को P इंप्लाइज Q। एक तो तरीका होगा 5 तरीका में P इंप्लाइज Q, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q। P से किसका इंप्लाई होता है कि P से मतलब कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये मीनिंग निकलता है, इंप्लाई होता है कि वह 3 से डिविजिबल होगा। P इंप्लाइज Q, ऐसा लिख सकते हैं आप मैथमेटिक्स में। दूसरा लिख सकते हैं P इज नेसेसरी देम, P इज नेसेसरी कंडीशन फॉर Q, P इज सफिशियंट कंडीशन। हाँ, P इज सफिशियंट कंडीशन फॉर Q, P इज सफिशियंट कंडीशन फॉर Q। हाँ, P सफिशियंट है मतलब फॉर Q, P इज सफिशियंट कंडीशन फॉर Q। तीसरा होता है P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, ये तुमको तीसरा हो गया। चौथा नंबर इसको लिख सकते हैं Q इज नेसेसरी कंडीशन, यानी CESSARY, नेसेसरी कंडीशन फॉर P, नेसेसरी कंडीशन फॉर P। उसके बाद 5वां में लिख सकते हैं हम लोग जो कंट्रा पॉजिटिव, एक अभी तुमको बताएंगे। इसमें नॉट Q नॉट P, मतलब कि नॉट Q इफ नॉट Q देन नॉट P। नॉट को जाहिर है कि सिंबल तुमको याद होगा, नॉट Q मतलब कि इसका जो अगर मैथमेटिकल सिंबल नॉट Q का ये सिंबल होता है इंप्लाइज नॉट P, ऐसा। इसको हम लोग कंट्रा पॉजिटिव भी कहते हैं, जिसको हम लोग आगे अभी डिफाइन जस्ट करने वाले हैं, इसको हम लोग कंट्रा पॉजिटिव भी कहते हैं। तो ये तुमको ये 5 तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंप्लीकेशन को हम लोग 5 तरीका से लिख सकते हैं। जैसा कुछ एग्जांपल्स बताएंगे उससे तुमको और इसको समझने में मदद मिलेगा। तो इसके बाद दिया हुआ तुमको पहले कंट्रा पॉजिटिव और कंट्राडिक्शन, ये 2 चीज दिया हुआ, उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया ना। कंट्रा पॉजिटिव किसी सेंटेंस का इफ देन जो कि इंप्लीकेशन जुड़ा हुआ होगा सेंटेंस, उसको कंट्रा पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे। तो कंट्रा पॉजिटिव जैसा कि अभी तुरंत बताए थे, कंट्रा पॉजिटिव किसी सेंटेंस को इफ P देन Q, ऐसा। इसका कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द सेंटेंस इफ P देन Q, तो कंट्रा पॉजिटिव जो इसका होगा, कंट्रा पॉजिटिव
कंट्रा पॉजिटिव जो होगा इसका, इस सेंटेंस का, नॉट पी, मतलब कि इसका नॉट क्यू, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ये ध्यान रखिए। मतलब कि जो भी सेंटेंस है उसमें क्या लगा देंगे, इधर की तरफ इसका निगेशन कर देंगे क्यू का, और देन क्या जोड़ देंगे फिर, नॉट पी। ये क्या कहलाएगा इसका, कंट्रा पॉजिटिव। और कन्वर्स जैसे होता है, कन्वर्स, एक दो है, दूसरा है तुमको कन्वर्स, ये है तुमको कंट्रा पॉजिटिव और ये हो गया तुमको कन्वर्स। तो कन्वर्स है तुमको इफ पी देन क्यू, इसका कन्वर्स हो जाएगा इफ क्यू देन पी, ये ना कन्वर्स इसका, कन्वर्स हो गया इसका, कन्वर्स जो तुम्हारा होगा इफ क्यू देन पी, ये तुम्हारा हो गया इसका कन्वर्स कहलाता है, ये तुमको कन्वर्स। तो अब इसका जैसे एग्जांपल है उसके आधार पर हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये 3 के बाद एग्जांपल दिया हुआ ना, तो कंट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इफ पी, जो इंप्लीकेशन का जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इफ पी देन क्यू, तो उसका कंट्रा पॉजिटिव नॉट क्यू देन, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। और कन्वर्स इफ पी देन क्यू, तो कन्वर्स हो गया इफ क्यू देन पी, इसका कन्वर्स कहलाएगा। तो कन्वर्स कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रू भी होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कंट्रा पॉजिटिव हमेशा सही होता है। अगर पी इंप्लाई सही है तो, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे इसका वैलिडिटी जब करेंगे स्टेटमेंट का, तो उसमें भी देखेंगे। कन्वर्स का मतलब ये नहीं तो ऑलवेज किसी सेंटेंस का कन्वर्स भी ट्रू हो, ये जरूरी नहीं होता, ये आपको अलग से चेक करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब है एग्जाम्पल है तुमको, कितना नंबर है एनसीईआरटी का, 14.9। चलो इससे कुछ और क्लियर हो जाएगा इस सब का डिफिनेशन। जैसे क्या है, पहला क्या लिखना, करना क्या है, कंट्रा पॉजिटिव लिखना, जैसे लिख के दिखाते हैं। हाँ बोलो, पहला नंबर। तो एक है तुमको इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इफ ए नंबर इज डिविजिबल, आंसर ही लिख देते हैं इसका, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, क्वेश्चन सामने दिख ही रहा होगा, देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहां पे क्या बोलते हैं, इफ इट इज ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसको उल्टा कर देंगे। जैसे कंट्रा पॉजिटिव में याद होगा इफ पी देन क्यू, ऐसा था तुम्हारा। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जो अभी तुरंत बताए थे, नॉट क्यू देन, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा कि इफ ए नंबर, जो आंसर लिखते हैं, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि क्या है तुमको कि पहले नॉट लगा के उसको उल्टा कर देना है, मतलब नॉट पी, इफ पी देन क्यू, तो नॉट क्यू, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। चलिए सेकंड नंबर क्या है, कन्वर्स, इसका कन्वर्स लिखना। तो इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा तुम्हारा, तो कन्वर्स जो होगा तुमको इफ क्यू, मतलब इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय क्या था, 3 ना, क्यू आ गया 3, देन इट इज डिविजिबल बाय 9। देखो ये तुम्हारा सही भी नहीं है, ध्यान रखें। अभी जैसा मैं कह रहा था कि ये जो कंट्रा पॉजिटिव तो सही है, कन्वर्स इसका गलत है। ये पहला जो सेंटेंस जो तुम्हारा गिवन जो सेंटेंस है तुम्हारा, उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, लेकिन ये जो इसका कन्वर्स है ये सही नहीं है। कि कोई नंबर अगर तुमको क्या है, किससे डिविजिबल है ये तुम्हारा 3 से, तो ये कंक्लूजन निकाला कि वो किससे डिवाइड होगा, उसमें 9 से गलत है। जैसे 6 तुम्हारा जो 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 से क्या नहीं डिविजिबल नहीं है, ऐसे बहुत से नंबर हैं। तो ये जो उल्टा स्टेटमेंट हो गया, ये कन्वर्स कोई आवश्यक नहीं क्या होगा, हमेशा राइट हो, मतलब ये इसका ट्रूथ वैल्यू उससे क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, जो कि यहां पर क्या है, इसमें है भी। चलिए ये हो गया तुमको, और इसमें है अलग, अगला एग्जाम्पल क्या बोलो, तो इसमें क्या कर देंगे, जैसे कि मैं बोल ही देता हूं, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखेंगे, क्या चीज है, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसको जब तो पहला हो गया पी और दूसरा हो गया पी देन क्यू, तो इसमें क्या है, नॉट पी नेट क्यू। इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया
कंट्रापोजिटिव बोल रहे हैं। इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है। इफ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया देन, इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। उल्टा करके लीजिए। और कन्वर्स जब कन्वर्स लिखना है इसका ना, कन्वर्स में क्या हो जाता, इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर बोर्न इन इंडिया। यह भी फिर गलत है। अगर आप सिटीजन है तो इसका मतलब आपका जन्म इंडिया में हो, यह भी कंक्लूजन रॉन्ग है। चूंकि सिटीजनशिप लेने के और भी तरीके हैं, सिर्फ बॉर्न होना जरूरी क्या नहीं है। नहीं, सिटीजन ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरे जगह बॉर्न हुए हैं लेकिन यहां पर 25 साल से बहुत सा कंडीशन है, उसको अगर फुलफिल कर रहा है तो उसको सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे और एग्जांपल है इसमें, मतलब इसमें और पार्ट है इसमें, दो ये था। अगला क्या है, कन्वर्स। तो कन्वर्स तो फिर लिख ही सकते हैं, जैसे क्या क्या दिया हुआ इसमें 3। तो कन्वर्स में क्या है, इफ पी देन क्यू, देन इसको क्या कर देना है, इफ क्यू देन पी। तो जाहिर है इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल क्या है इसका, ट्रू फॉल्स। जैसे कि एग्जांपल कितना हो गया 14.11 क्या है इसमें, इफ ट्रायंगल इज इफ ट्रायंगल इज क्या हो गया तुम्हारा, एबीसी इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल है देन इट इज आइसोसेलेस। ये तो सही है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल तो दो साइड तो इक्वल होगा ही। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इज ट्रू हो गया। बस ये ट्रू खाली करना था, तो ट्रू हो गया ये। दूसरा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी या ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इंटीजर, ए एंड बी। अच्छा, इफ ए एंड बी आर इंटीजर देन ए बी इज रेशनल नंबर। तो जो इंटीजर, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हम तो इंटीजर ही पाएंगे, और इंटीजर जाहिर एक रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये ट्रू ही है। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि इंटीजर ही मिलता है, और इंटीजर जाहिर किसके सेट का पार्ट है, ये रेशनल नंबर के सेट का पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। चलिए तीसरा और है, दो ही था, समाप्त हो गया इसका। अब क्या, इफ एंड ओनली इफ। अब हम लोग देखते हैं डबल इंप्लीकेशन। अब है इंप्लीकेशन का बाद है तुमको डबल इंप्लीकेशन, इसको कहा जाता है डबल इंप्लाइज, जिसको हम लोग सेंटेंस जोड़ते हैं तुमको इफ एंड ओनली इफ से जोड़ते हैं। तो ये डबल इंप्लीकेशन, और इसको जोड़ते हैं हम लोग डबल इंप्लाइज कहते हैं। इसका सिंबल होता है पी डबल इंप्लाइज क्यू, इसको ऐसा कहते हैं हम लोग। तो इसको जोड़ा जाता है पी इफ एंड ओनली इफ, इसको लिखते हैं मैथमेटिक्स में पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो ये तुमको दोनों तरफ से जोड़ा, अगर पी ट्रू है तो क्यू ट्रू होगा, या क्यू ट्रू है तो पी ट्रू होगा। डबल इंप्लाइज, दोनों से इंप्लीकेशन निकलता हो। तो ऐसा जो स्टेटमेंट जिसमें कि दोनों क्या हो, मतलब पी से कंक्लूजन क्यू का ड्रॉ हो रहा है और क्यू से कंक्लूजन किसका ड्रॉ हो रहा है, पी से, दोनों इक्विवेलेंट हो जाए। तो इस तरह के केस में हम लोग डबल इंप्लाइज कहते हैं। जैसे कि तुमको अभी था, तुमको जैसे कि अगर एक ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो वह आइसोसेलेस होगा। तो अगर इक्विलेटरल है अगर पी, और तो इसका इंप्लाई तो क्यू होता है, लेकिन क्यू अगर आइसोसेलेस है तो ये इंप्लाइज नहीं करता है कि ये इक्विलेटरल होगा। तो ये डबल इंप्लाइज इसमें शामिल सिंबल क्या नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो वो आइसोसेलेस होगा, ये तो ठीक है, तीन साइड इक्वल, दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा ही। लेकिन इसका उल्टा क्या नहीं है, सही नहीं, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। जब कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है डबल इंप्लाइज क्या नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब डबल इंप्लाइज कब लागू होता है, जब उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, जब वो स्टेटमेंट एज वेल एज क्या हो जाए, उसका कन्वर्स दोनों ट्रू होता है, तब ये क्या होता है, ये ट्रू होता है। डबल इंप्लाइज कब ट्रू होता है, जब स्टेटमेंट एज वेल एज कन्वर्स इज ट्रू। स्टेटमेंट एज वेल एज कन्वर्स, जैसे अभी बता रहे कन्वर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं, इज ट्रू। कन्वर्स भी जब ट्रू होगा तब ये क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने पी इंप्लाइज क्यू देन क्यू इंप्लाइज पी, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए,
दोनों साइड से अप्लाई होगा, तब ये तुम्हारा क्या होगा, इंप्लाइड में इफ एंड वन लीफ का यूज कर सकते हैं। तो इफ एंड वन लीफ का तुम्हारा यही हो गया। उसके बाद क्या दिया होगा, मतलब एग्जांपल, क्या है एग्जांपल बोलो। वो एक आध बताते हैं, उसके बाद अपना कर लेगा इसको। 14.12 हाँ, इफ यहां लिख देते हैं ए ट्रायंगल इज ए रेक्टेंगल, लिख देते हैं तुरंत, इज स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ इट्स फोर साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, या चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा। दोनों बात सही, कन्वर्स इसका ट्रू है। अगर स्क्वायर है तो उसका चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ये ठीक है। और दूसरा क्या है इसका कन्वर्स क्या है, अगर चारों साइड इक्वल है तो वो क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हम लोग इफ एंड वन लीफ से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब P डबल इंप्लाइज क्या है यहां पर, Q। ये तुम्हारा सही है। ये पहला P हुआ, दूसरा Q हुआ, तो इसका P से Q इंप्लाइज होता है, Q से P। तो इस तरह से तुम डबल इफ एंड वन लीफ का यूज कर सकते हो। तो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख लोगे, और एग्जाम्पल इसके अलावा क्या इसी में क्या दिया इसमें जो, हाँ बोलो क्या है। तो इफ देन क्या करना है इसमें, इफ एंड वन लीफ लगाना है। तो ए नंबर द सम ऑफ क्या था, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 इफ एंड वन, इफ यहां नहीं लगेगा, द सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if and only if it is divisible by 3, if and only if it is divisible by 3। तो देखो क्या मतलब हुआ, अगर किसी नंबर का सम, जैसे कि तुमको है 126 है, तो इसका नंबर का सम 1 + 2 + 6, ये कितना हो गया तुमको 9 हो गया। तो 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ऐसा रूल भी है और ये ट्रू भी है। और उल्टा भी सही, अगर 3 से डिविजिबल है तो उसका, जैसे 3 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका सम भी क्या होगा 3 से, उसका डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। दोनों बात क्या हो गया, सही है। इसका कन्वर्स भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाए। इसलिए इसमें इफ एंड वन लीफ का यूज क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। चलो हो गया खत्म इसका। और इसका एक्सरसाइज, तो अब जो है तुमको एक्सरसाइज जो है तुमको 14.4 यू हैव टू सॉल्व। अब जो तुमको इसके बाद, इतना लेक्चर के बाद तुमको जो है यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 14.4। और इसके बाद ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर लोगे। जो दिक्कत है तुमको तो राइस्टल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। और इसी लेक्चर में हम लोग जो है 14.5 के लिए जो आवश्यक तुमको जो जानकारी है उसको भी शामिल कर रहे हैं। तो तुम इसको 14.4 बनाने के बाद अभी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखोगे, तो तुमको वीडियो को यहां पर रोक करके अपना पहले 14.4 एक्सरसाइज सॉल्व करो, उसके बाद तुमको आगे का जो 14.5, तो 14.5 के लिए जो है तुमको उसमें वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट की पहले बात करनी है कि किसी स्टेटमेंट को किस प्रकार हम लोग वैलिड कर सकते हैं। तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, तो जो स्टेटमेंट तुमको है अगर तुमको एंड से जुड़ा हुआ होता है, तो जैसे स्टेटमेंट जो हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट को एंड से जुड़ा हो तो वो कब वैलिड होगा, जब पी भी जो दोनों स्टेटमेंट होगा, जब तुमको दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी वो स्टेटमेंट वैलिड होगा। और अगर एक भी फॉल्स हो गया तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होता है। तो तुमको अगर जैसे कि वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट में पहला है तुमको कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड से रहेगा जब जुड़ा हुआ कनेक्टर, इसमें एंड कनेक्टर रहेगा। तो इसमें है जैसे कि स्टेटमेंट हो गया P एंड Q, ऐसा इसको वैलिड कब होगा, P एंड Q ये वैलिड कब होगा, इसका स्टेप 1 लिखेंगे। इसको करेंगे कि अगर तुमको P ट्रू है तो Q को क्या कीजिए, ट्रू कीजिए। इफ P इज ट्रू देन क्या करना है हमको, Q इज ट्रू। पहला स्टेप होगा इफ P इज ट्रू, इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, इसको ये प्रूव कीजिए। उसके बाद स्टेप 2, दोनों का स्टेप करना जरूरी है, स्टेप है ये। तो इफ Q इज ट्रू
देन P इज ट्रू। तो मतलब दोनों को करना होगा, मतलब दोनों केस को, दोनों स्टेप को सॉल्व करना होगा। पहले एक इसको P को ट्रू मान के Q को ट्रू सॉल्व करें, और आप दूसरा स्टेप में क्या करना होगा, फिर Q को ट्रू मान के P को ट्रू करें। अगर ये दोनों स्टेप आपका कंप्लीट हुआ तो इसको वैलिड, स्टेटमेंट को एंड से जुड़ा हुआ जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वैलिड होगा। तो दूसरा है तुमको सेकेंड नंबर में स्टेटमेंट, मतलब कि विथ और से जो जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसमें क्या है, और वाला में तुमको इसमें दोनों को, मतलब कि इसमें केस फर्स्ट ले लेंगे, इसमें दोनों में कोई प्रूव कर, कोई एक को सही प्रूव करना, केस फर्स्ट कर सकते हैं। इफ P इज फॉल्स, इफ P इज फॉल्स देन Q इज ट्रू। इफ P इज फॉल्स देन क्या प्रूव कीजिए, P अगर फॉल्स है तो Q को ट्रू कर दीजिए, केस ट्रू। या तो अगर ये नहीं हो पाया तो आप दूसरा कोशिश करें। इफ Q इज ट्रू, इफ Q इज क्या थी, फॉल्स, देन P इज ट्रू। मैं दोनों में कोई, अगर ये सक्सेसफुल होगा तो आप और को वहीं पे सही कर सकते हैं। अगर ये आपने दिखा दिया ये मतलब केस वन का ही, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। दोनों में कोई एक केस तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। दोनों को करना जरूरी नहीं है इसको वैलिड करने के लिए। इसके बाद तुमको है फिर स्टेटमेंट जो है तुमको कनेक्टर के बाद, अब है तुमको वैलिडिटी करना है, तुमको इंप्लीकेशन का है, इफ देन वाला इंप्लीकेशन का। तो इंप्लीकेशन को प्रूव करने के दो मेथड हैं तुमको, एक तो है डायरेक्ट मेथड है तुम्हारा, और एक है कंट्रापोजिटिव से। इफ देन को प्रूव करने का दो तरीका होगा। तीसरा नंबर में तुमको है इंप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट को प्रूव करना। इंप्लीकेशन में था तुमको P इंप्लाइज Q, इसको वैलिड कैसे करना है, इफ देन से जुड़ा हुआ, इफ P देन Q जिसको करते हैं, तो इसको वैलिड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको वैलिड करने के लिए दो रूल हैं। तो इसमें तुमको क्या है, मतलब कि दो तरीका से, टू, मतलब कि स्टेप वन स्टेप टू नहीं है ये दो तरीका से, टू मेथड्स। ये क्या है तुम्हारे पास, टू मेथड्स हैं इसको प्रूव करने के, टू मेथड्स। मतलब इफ P इज ट्रू देन यू हैव टू, ये डायरेक्ट मेथड होगा। इफ P इज ट्रू देन सो Q इज ट्रू। इफ P इज ट्रू देन क्या प्रूव कर दिया, Q इज ट्रू। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ये हो गया डायरेक्ट मेथड हो गया, इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड तुम्हारा है, मेथड सेकेंड है तुमको इसको प्रूव करने का, इफ नॉट P इज ट्रू, नॉट Q इज ट्रू। इफ नॉट Q इज ट्रू मतलब Q इज फॉल्स, यू मीन इफ Q इज फॉल्स कर दिए, नॉट Q का मतलब इफ Q इज फॉल्स, इफ Q इज फॉल्स देन P इज फॉल्स, इफ Q इज फॉल्स देन P इज फॉल्स। ये इसको कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव कहेंगे। ये किस मेथड से प्रूव कर सकते हैं इसको, कंट्रा पॉजिटिव से। तो दो तरीका से इसको क्या कह सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है, या तो तुमको डायरेक्ट मेथड से या तुमको कंट्रा पॉजिटिव से। जैसे कभी एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम दिखाते हैं। एक एग्जांपल है तुम्हारा, क्या है एग्जांपल दिया हुआ, एक एग्जांपल में इफ देन के बाद इसका दिया हुआ है ना, इसका पहले इफ एंड ओनली इफ का बता ही दें। एसईसी का एग्जांपल है दिया हुआ, आगे है तुमको, तो पहले एग्जांपल पढ़ो उसके बाद ही बताएंगे इसको। 14.13 हाँ पढ़िए। इफ x, y इज बिलोंग्स टू Z, हाँ x और y ऑड है, x y इज ऑड, x एंड y इज ऑड, देन x इंटू वाई इज ऑड। तो मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन तो लिखा हुआ जो बुक में पढ़ सकते हैं, एक्स वाई अगर ऑड है तो x इंटू वाई क्या होगा, ऑड होगा। तो ये एक्स वाई इज ऑड, यहां P हो गया, और देन हमको क्या करना है, तो हम लोग पहले मान लेते डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में पहले क्या मान लेंगे, P को ट्रू मान लेंगे, और x एंड y इज ऑड। क्या है तुम्हारा, x एंड y इज ऑड मान लेते हैं इसको। चलिए x एंड y इज ऑड, देन हमको क्या प्रूव करना है कि x इंटू वाई भी ऑड होगा। तो मैथमेटिक्स में ऑड लेने का तरीका हुआ है 2m+1, जहां पर m कोई इंटीजर होगा, y इक्वल टू 2n+1, जहां पर m, n क्या है, बिलोंग्स टू
इंटीजर होगा, ये इंटीजर के लिए। तो चलिए तो अब क्या करना है, हमको प्रूव करने की कोशिश करना है x इंटू वाई इज ऑड। तो चलिए तो x इंटू वाई करते हैं, दैट्स इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, दैट्स इक्वल टू 4mm प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1। तो ये सारा देखो 4 इंटू समथिंग, ये ऑड, ये इवेन होगा, प्लस ये भी इवेन है, प्लस ये भी इवेन है, प्लस 1 है। तो 3 इवेन का मतलब तो सम इवेन ही होगा, और इवेन प्लस 1 क्या हो गया हमारा, ये ऑड हो गया। तो ये ऑड नंबर प्रूव हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट मेथड में अगर तुमको इसका मतलब हुआ कि इफ x एंड y इज ऑड एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन जो होगा तुम्हारा ऑड होगा, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। मतलब कि इसका मतलब p इंप्लाइज क्या होगा तुम्हारा q, प्रूव्ड। मतलब इफ मतलब क्या x y इज क्या हो गया, ऑड हो गया, तो x एंड y क्या होगा तुम्हारा, ऑड होगा। ये हमारा प्रूव, ये सफिशिएंट है इतना क्या चीज करने के लिए, हमारे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट होगा। अब इसी को जैसे तुमको कह सकते हैं एक दूसरा तरीका से प्रूव कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, इसका डायरेक्ट ये मेथड, ये ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कोई अगर ये क्वेश्चन जैसे कहेगा दो मेथड से प्रूव कीजिए, क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट से और कंट्रापोजिटिव दोनों से करें, सिर्फ प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए जितना सफिशिएंट कंडीशन है जो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बट इसी को अगर सेकेंड मेथड से बनाना चाहें तो इसके लिए एक और मेथड बताए थे इंप्लीकेशन वाला, जैसे अभी दो मेथड बताए थे, एक कंट्रा पॉजिटिव से बनाना। तो P इंप्लाइज Q, तो कंट्रा पॉजिटिव में है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, ये भी इस ढंग से प्रूव कर सकते हैं इसको, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अगर इसको पहले ये मान लीजिए, पहले नॉट Q मान लीजिए। नॉट Q का मतलब इफ x एंड y, x इंटू y इज नॉट ऑड, मतलब इवन, इसको मतलब इफ x एंड y इज नॉट ऑड, मतलब क्या मान लिया उसको, इवेन। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन x एंड y इज इवेन। अगर मतलब ये प्रूव करने में सफल रहे तो इसका मतलब हमारा क्या जाएगा, उल्टा भी प्रूव हो जाएगा। x इंटू वाई हमारा क्या है, इवेन है, x इंटू वाई इज इवेन। तो कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब अगर कोई जैसे कि तुमको क्या है, तो x इंटू वाई क्या है हमारा, इवेन है, x इंटू वाई इज था इसका, x इंटू वाई इज नॉट, मतलब क्या करना था उसको, नॉट इवेन, नॉट ऑड मतलब इवेन है। तो x इक्वल टू मान लो तुमको 2m और y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 2n, नहीं x इंटू वाई है तुमको, एक मिनट, x इंटू वाई को कितना मान लेंगे हम लोग, तो x इंटू वाई इज हो गया तुम्हारा 2, मतलब कि 2m, इसी को मान लेते हैं। तो कोई न कोई में तो एक तो 2 का मल्टीपल, x और y में कोई न कोई तो एक 2 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। देन एटलीस्ट x और y इज इवेन, मतलब कोई एक तो क्या होना पड़ेगा आपको, इवेन होना पड़ेगा। मतलब दोनों क्या होगा, तो सर्टनली ये क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों इवेन हो, ऑड हो, ये क्या हो गया तुम्हारा, रॉन्ग हो गया। मतलब क्या होगा तुम्हारा, नॉट, मतलब इवेन आ गया तुमको। तो इसका मतलब हो गया कि अगर तुमको ये क्या हो गया कि नॉट पी क्यू इंप्लाइज क्या हो गया तुमको, नॉट पी, दिस इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्या हो गया तुम्हारा, ये क्यू प्रूव हो गया तुम्हारा ये। तो ये तुम्हारा दूसरा मतलब, ये किस मेथड से इसको प्रूव कर सकते थे हम लोग, कंट्रा पॉजिटिव से। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, अगला एक ही एग्जांपल था इसमें, तो और क्या है एग्जांपल, हाँ, और इसी का अगला क्वेश्चन था वो। ओह अच्छा, तो अगला नंबर ही था, तो हो ही गया। चलो अब है तुमको जैसे कि इफ एंड ओनली इफ में प्रूव करने के लिए था, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी 3 हम लोग देखे, चौथा था P डबल इंप्लाइज Q। अगर इसको प्रूव करना है तो इसके लिए स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 क्या होगा तुमको, if P is true then Q is true, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा हमको। दूसरा स्टेप 2, ये स्टेप है, मतलब इसमें किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। if Q is true then P is true, तो ये दोनों क्या है, स्टेप है, ना कि इसमें से कोई मतलब ये केस नहीं कि इसको करें तो उसको नहीं करेंगे। इसमें दोनों ही कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल आपको करना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ में। तो ये तुम्हारा एक तो हो गया। दूसरा वैलिडिटी का एक तरीका और होता है किसी चीज को, कंट्राडिक्शन। तो किसी चीज को हम लोग कंट्राडिक्शन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम लोग वैलिड कर सकते हैं।
कंट्राडिक्शन के द्वारा, मतलब प्रूविंग जो कहते हैं कि स्टेटमेंट को हम लोग कंट्राडिक्शन के मेथड के द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा है प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। तो एक तो प्रूविंग का एक तरीका होता है कंट्राडिक्शन से प्रूव करना। जैसे कि तुम्हारा है एग्जांपल है 14.15 जिसमें है कि रूट 7 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। रूट 7 इज इरेशनल, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका कंट्राडिक्शन का मेथड से करेंगे इसको। तो इसमें क्या करते हैं, लेट रूट 7 इज रेशनल, ऐसा हमने मान लिया, और कुछ ऐसा हम लोग इसमें कंट्राडिक्शन डेवलप करेंगे नीचे जाकर के कि हमको ये रेशनल होना नहीं हो पाएगा, और रेशनल नहीं हो पाएगा इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड हो गया। तो रूट 7 इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं, रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिखिए इसको, ठीक है। और पी एंड वेयर पी क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q has no common factor. P and Q has no common factor. P और Q में मतलब जो जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उसको क्या कर दिया गया है, सिंपल कर दिया गया है। तो ऐसा हमने एज्यूम किया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग को है रूट 7 इज इक्वल टू इतना मान लिया हमने, रूट 7 इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, रेशनल नंबर माने थे। रूट 7 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो 7 इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो हमारा अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्यू स्क्वायर। तो ये 7 जाहिर है कि 7 तुमको यहां आया, तो इसका मतलब कि p इज मल्टीपल ऑफ 7, तभी ना p स्क्वायर में 7 आएगा। क्योंकि 7 तो ऐसा नंबर है कि जब तक इसमें 7 नहीं होगा तब तक ये 7 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि प्राइम नंबर है 7। तो जब तक p मल्टीपल ऑफ 7 नहीं होगा तो ये p स्क्वायर इक्वल टू 7 p क्यू स्क्वायर होना क्या होगा, संभव नहीं होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला, p इज मल्टीपुल ऑफ 7। p किसका मल्टीपुल है, 7 का। तो p इज इक्वल टू लिख लीजिए 7r लिख सकते हैं आप, जब ये r कोई इंटीजर है। p क्या लिख दिया हम लोग, लेट कर लिए 7r। अब यहां वैल्यू पुट कीजिए इसमें। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारा, 7 q स्क्वायर ना। तो यहां पे वैल्यू रखिए, इसमें क्या होगा तुम्हारा 7r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 7 q स्क्वायर, ये हुआ। तो 49r स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 7r स्क्वायर, ये हुआ। तो इसका मतलब q इज मल्टीपल ऑफ 7, इसमें फिर वही तर्क आया, q इज मल्टीपल ऑफ 7, लेकिन इट इज कंट्राडिक्शन। आपने माना था कि p और q में दोनों कोई कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन आप यहां p भी में मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, या q भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 7। इट इज ए कंट्राडिक्शन। ये क्या होगा तुम्हारा, इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। हेंस रूट 7 इज नॉट रेशनल। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट रूट 7 इज इरेशनल। मतलब कि ये कंट्राडिक्शन इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि आपने इसी को ही, मैंने बाकी सारा काम हमने मैथमेटिकली सही किया है। तो इसका मतलब आपने जो माना था वही आपका क्या था, गलत था। मतलब आपको एक नोन फैक्ट आ गया जो कि मतलब क्या है, जो कि गलत है। और जब गलत है तो इसका मतलब आपका इससे कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो एज्यूम किया हुआ, क्योंकि बाकी किसी भी मैथमेटिकल स्टेप में हमने क्या नहीं किया है, रॉन्ग नहीं किया। तो आपने जो एज्यूम किया था वही क्या है, आपका रॉन्ग है, इसलिए ऐसा गलती क्या हुआ है, एक नॉन फैक्ट में रॉन्ग आया। तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। एक और लास्ट में दिया हुआ एक क्या चीज था तुम्हारा, काउंटर एग्जाम्पल से। किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए कि ये गलत है, उसके लिए आप काउंटर एग्जाम्पल का यूज कर सकते हैं। टू डिस्प्रूव ए स्टेटमेंट यू कैन यूज काउंटर एग्जाम्पल, लेकिन प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल का यूज नहीं कर सकते। टू डिस्प्रूव ए स्टेटमेंट यूज काउंटर एग्जाम्पल। डिस्प्रूव, लेकिन यूज मतलब प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल का यूज नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रहे। डिस्प्रूव के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है तुम्हारा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ 14.17, हाँ 16, क्या है क्वेश्चन, इफ n इज एन ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर देन n इज प्राइम। ये एक रूल बनाने का स्टेटमेंट एक दिया कि n अगर ऑड इंटीजर है तो ये प्राइम होगा, एक कहा। क्या ये मतलब कि ये इसको एक डिस्प्रूव करना है, ये तो गलत है भी, तो इसको डिस्प्रूव करना है। तो इसको ये स्टेटमेंट को अगर हम लोग को गलत करना है तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक काफी मतलब एक कोई एग्जांपल लेते हैं।
टेक 9 फॉर एग्जाम्पल 9 क्या है, एक और 9 इज ऑड नंबर, एक ऑड नंबर हमने लिया, 9 इज ऑड नंबर, और 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 होता है, इट इज नॉट प्राइम, 9 इज नॉट प्राइम। तो एक ऑड नंबर हमने ले लिया लेकिन ये प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये नियम ही क्या है, ये गलत है। कोई भी ऑड नंबर ले सकते हैं, जैसे 15 ले सकते हैं, 3 इंटू 5, तो वो तुमको प्राइम नहीं है। तो ये कोई भी ऑड नंबर प्राइम होगा, इसको इस काउंटर एग्जांपल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ मतलब बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। लेकिन इसको सही अगर होता तो आप एग्जांपल के द्वारा सही नहीं कर सकते, क्योंकि एक एग्जांपल से सही होने का मतलब वो सभी एग्जांपल से सही ऐसा नहीं होता है। किसी रिजल्ट को गलत होने के लिए एक काउंटर एग्जांपल काफी है, लेकिन उसे करेक्ट होने के लिए 100 एग्जांपल भी काफी नहीं है, क्योंकि 101 एक नंबर एग्जांपल हो सकता है उसको सेटिस्फाई क्या नहीं कर पाए। इसलिए आप कितना भी एग्जांपल दे देंगे, किसी रिजल्ट को आप प्रूव नहीं कर सकते कहीं भी, लेकिन उसको गलत करने के लिए एक एग्जांपल ही क्या होगा, हमारा काफी होगा। यहां पर जैसे मैंने 9 के बारे में कहा कि 9 ऑड है बट वो प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। लेकिन उसका मतलब कि कोई रूल अगर सही होता तो उसको आप सही करने के लिए कभी भी एग्जांपल की मदद से क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं उसको प्रूव। तो वो तुमको, तो अब जैसे इसके बाद तुमको एग्जांपल जो एक्सरसाइज जो तुमको 14.5 यू हैव टू सॉल्व, और तुमको ये तुम सॉल्व कर लोगे। जहां पर भी तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम आए, तुम्हें कभी राइफल ऐप की मदद से हमसे सॉल्व कभी हेल्प ले सकते हो। और इसके बाद तुमको मिसलेनियस एग्जांपल हैं और उससे भी सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के भी तुम क्वेश्चंस को बना सकते हो, और भी किसी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जहां भी दिक्कत हो राइफल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।